नमस्कार, स्वागत। अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। दिल्ली में देश और दुनिया में नाम कमाने वाले पहलवान धरने पर बैठे हैं 5 दिनों से जंतर मंतर पर, और बाहुबली नेता भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह घूम घूम कर मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया और ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में उन्हें एक बहादुर क्षत्रिय नेता, बहादुर, एक खिलाड़ियों को संरक्षण देने वाला, इस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह से बेहतरीन आदमी कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। बहुत सारे लोग उन्हें अपने स्वाभिमान से जोड़ रहे हैं, खास तौर पर क्षत्रिय बिरादरी के लोग। सवाल यही है कि जब शिकंजा कसता है तो कोई माफिया क्षत्रिय हो जाता है, कोई मुसलमान हो जाता है, कोई ब्राह्मण हो जाता है, कोई ठाकुर हो जाता है, कोई अगड़ा हो जाता है, कोई पिछड़ा हो जाता है, माफिया नहीं रह जाता। बस इतना सा सवाल है यहां पर। ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार बयान दे रहे हैं और उन्होंने तब ऐलान कर दिया है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के अलावा और उनसे इस्तीफा मांग कौन सकता है। और जाहिर सी बात है, वो ठीक ही कह रहे हैं, यही तीनों लोग इस्तीफा मांग सकते हैं, एक सांसद से, पार्टी से। वो कह रहे हैं कि जब नेतृत्व कहेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन दोषी होकर ना तो खेल भारतीय कुश्ती संघ से इस्तीफा दूंगा और ना ही सांसदी से। एक अजब तरीके की टसल शुरू है। दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे पहलवान लगातार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कब होगी, क्योंकि पॉक्सो एक्ट समेत तमाम गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। फर्ज कीजिए अगर किसी आम आदमी या जिसके ऊपर इतना हैवी वेट सत्ता की ताकत ना होती तो अब तक इतनी बार उससे पूछताछ हो चुकी होती और वो कूट पीट कर, मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, कूट पीट कर जेल के अंदर होता, खाली एफआईआर भर से जेल के अंदर होता वो। लेकिन यह है ब्रजभूषण शरण सिंह। मंथन में आज यही सवाल कि ब्रजभूषण शरण को आखिर कौन शरण दिए हुए है। तमाम पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायतों के मुखिया भी पहुंचे और इसके बाद ही एक दबाव बना। पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के पूछताछ के बाद, निर्देश के बाद ये एफआईआर हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में कई घंटे लगे, बल्कि पूरा दिन ही लग गया था। उस दिन तमाम बैठकें चलती रहीं। तो पुलिस का रवैया साफ है और पुलिस की डोर कहां से खींची जा रही है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये बड़ा सवाल है। हाल के अगर घटनाक्रम को कनेक्ट करें तो हाल के कुछ महीनों में, बल्कि 1-1.5 साल के अंदर गोंडा के ये बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भी लगातार उंगली उठा रहे हैं। कभी वो गोंडा के डीएम के बहाने उंगली उठाते हैं, कभी अयोध्या में व्यवस्थाओं को लेकर उंगली उठाते हैं। वो लगातार योगी आदित्यनाथ की खुले मंचों पर आलोचना करते रहे हैं और कभी उन्हें ये योगी आदित्यनाथ का सबसे करीबी मित्र माना जाता रहा है। लेकिन अब पता नहीं कौन सी चाबी कहां से घूमी कि ब्रजभूषण शरण सिंह योगी सरकार की आलोचना, अपनी ही सरकार की आलोचना करने लगे थे। इसके बाद जनवरी में 23 जनवरी को पहलवान धरने पर बैठे। पहलवानों का आरोप है कि लीपापोती के बाद एक जांच कमेटी बनी और जांच कमेटी में एक तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी गई। उन्हें कुछ नहीं बताया गया। उसके बाद फिर एक बार फिर से लगातार पहलवान धरने पर बैठे हैं और ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, ओलंपियन हैं, एक से एक बड़े खिलाड़ी हैं, इस देश के पहलवान हैं जिन्होंने दुनिया में नाम रोशन किया। जब ये तिरंगा लेकर मैदान में खड़े होते हैं तो हम सब के रोंगटे खड़े होते हैं कि वास्तव में हमारा गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, कंधे चौड़े हो जाते हैं कि हमारे देश के
इन पहलवानों ने मान बढ़ाया और बड़े बड़े नेताओं की जीभ लपलपाती है कि इनके साथ एक फोटो खिंचवाकर हम ट्विटर पर डाल दें और अपने आप को खेलों का प्रशंसक, खेलों का हितैषी बता दें, वो चाहे पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो। ये बात प्रियंका गांधी ने कही अभी हाल में, जब वो वहां धरने पर गई थी, उन्होंने इस बात को कहा। आज किसानों के इस देश के सबसे बड़े नेता, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत वहां धरने पर गए थे और जिस तरह उन्होंने किसानों का आंदोलन लड़ा वो काबिल तारीफ है। दुनिया ने भी देखा कि चौधरी राकेश टिकैत ने किस तरीके से किसानों का हक मरने से बचाया। अब वो पहलवानों के साथ हैं। वो पहलवान कौन होते हैं? किसानों के बेटे, गांव गली के लोग, गरीबों के बेटे। आज चौधरी राकेश टिकैत वहां पर गए। चौधरी राकेश टिकैत ने पहलवानों के बीच क्या कहा वो जरा सुन लीजिए। उसको कहने से थोड़ा पुलिस अपना काम नहीं कर रही ना। दिल्ली पुलिस अपना काम कहाँ कर रही है? उसको गिरफ्तार करे, वन से ही जावे। लेकिन वो कह रहा है कि ये अरे वो क्या कोई वो है कि वो कह रहा क्या कह रहा हो बताओ। वो कह रहा है कि यहाँ से खिलाड़ी धरना नहीं क्यों करे धरना खत्म? वो कोई जज लग रहा है यहाँ का या यहाँ का पुलिस कमिश्नर है कि धरना खत्म करे? पुलिस से उठवा दो इनको, जेल भेज दो भाई, इनको जेल भेज दो ना। गलत है ये है जी। और हम तो बैठे यहाँ पे, हम क्या 13 महीने का तो सर्टिफिकेट इनसे लेकर जा रहे हैं हम। अरे पूरे देश में हो गए प्रदर्शन, पूरे देश में प्रदर्शन होंगे। अब आप यहाँ से दिखाते रहो, यो गिरफ्तारी हो जाएगी 10-15 दिन में, हो जाएगा, सारा काम होगा। चौधरी साहब ने साफ साफ कह दिया, टिकैत साहब ने, कि पूरे देश में प्रदर्शन होंगे। वो कह रहे हैं कि भाई 13 महीने का सर्टिफिकेट तो हमारे पास है, 13 महीने तक वो किसानों का नेतृत्व तो यहाँ करते रहे देश भर के किसान नेताओं के साथ में, तो जाहिर सी बात है कि वो सर्टिफाइड हैं। बात बहुत ठीक कह रहे हैं वो। चौधरी साहब ने इस वक्त हुंकार भर दी है और जाहिर सी बात है कि जब किसान का बेटा संकट में हो तो एक किसान, दूसरा किसान का बेटा या किसान की बेटियां जब संकट में होती हैं तो किसान का बेटा जरूर खड़ा होता है। उसी अंदाज में चौधरी राकेश टिकैत खड़े हुए हैं। इससे पूर्व ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार आजकल टीवी पर छाए हुए हैं। पहले भागे फिर रहे थे, अब वो छाए हुए हैं। आज मैं देख रहा था एक चैनल से भाग भी गए वो, और हमारे बुलाए हुए तो आ भी नहीं रहे। कई बार हम उनसे कह चुके हैं लेकिन वो भाग रहे हैं। उन्हें पता है कि सवाल बहुत कठिन है उनके लिए। ब्रजभूषण शरण सिंह क्या कह रहे हैं उसको जरा सुन लीजिए। करोड़ का आदमी है, मरवा देगा, बदमाश घूम रहे हैं 10-10 हजार। बिल्कुल खतरा जान। अच्छा गजब की जबरदस्ती है, गजब की जबरदस्ती है, गजब की जबरदस्ती है। जब सबूत है तो पेश करो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो को फारसी ना क्या? धागा ना सुई, जो ने कहा तो सही। क्या दिल्ली पुलिस ने संपर्क किया है अभी आपसे? अभी हमसे संपर्क नहीं किया है और जब भी संपर्क करेगी मैं बिल्कुल संपर्क में आऊंगा और जहां भी बुलाया जाएगा जाऊंगा। खिलाड़ी इस्तीफा देने की बात गए थे, खिलाड़ी गए थे जिसमें कि विनेश फोगाट के जो पति हैं वो भी गए थे, उनके साथ 4 पार्टनर भी गए थे। तो ये खर्चा या जो भी व्यवस्था थी, क्या ये फेडरेशन की तरफ से होता है? ये बड़ा लंबा सवाल है, कभी इस पर बात कर लेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह, सवाल तो बहुत सारे लंबे हैं लेकिन इस पूरे मामले को ब्रजभूषण शरण सिंह और जो अन्य लोग हैं जो उन्हें बचाना चाहते हैं वो अलग मोड़ देना चाहते हैं। वो ब्रजभूषण शरण सिंह पर जब सवाल पहलवान उठा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का अपमान हो रहा है, इस देश का अपमान हो रहा है। इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं इस देश के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आपका के न्यूज को वक्त देने के लिए। बहुत नमस्कार। धन्यवाद साहब। चौधरी साहब, आपने लगातार 13 महीने तक किसानों की लड़ाई लड़ी और अंततः किसान आज अपने आप को विजयी मुद्रा में हैं और कहते हैं कि वास्तव में उनका स्वाभिमान इस लड़ाई ने लौटाया है। पहलवानों का स्वाभिमान, मान सम्मान भी संकट में है। किसान की बेटियां, बेटे धरने पर बैठे हुए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को कौन है आखिर शरण दिए हुए है? कार्रवाई नहीं हो रही है। एक आम आदमी के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज हो जाए तो उसे कूट पीट कर तुरंत जेल में किया जाता है, और ये तो बाकायदे लगातार इंटरव्यू देते घूम रहे हैं
और आज शाम को ये खबर आई कि पहलवानों से पूछने के लिए दिल्ली पुलिस पूछताछ करने जा रही। ब्रजभूषण शरण सिंह को तो बुलाया भी नहीं एक बार। चौधरी साहब, देखो, बचाव करती है ये सरकार, अपने लोगों का बचाव करते हैं। सरकारों को बचाव नहीं करना चाहिए। रिपोर्ट दर्ज होगी है तो उनसे पूछताछ होनी चाहिए। और ब्रजभूषण सिंह को, क्योंकि वो बड़े हैं, उन्हें अपने जो पुलिस में जो जांच हो रही है उसमें अपना काम करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। अपना पक्ष वो भी रखे, अपना पक्ष उसको भी रखना चाहिए जी। लेकिन ये कि वो बच के जाएगा, बच के कहीं नहीं, क्यों पूरे देश में धरने प्रदर्शन करवावे? भाई कोई उसके पास में जो सवाल जवाब है तो उसका जवाब दे, और पुलिस को जवाब लेना चाहिए। और पुलिस को होता क्या है कि पुलिस गिरफ्तार करे, उसको गिरफ्तार करते ही जब पुलिस के वहां थाने में रह लगा तो अपने आप सब चीज बता देगा। इनसे भी सवाल जवाब कर रहे। एक कानून देश में ये है कि आम आदमी के खिलाफ अगर रिपोर्ट दर्ज होती है तो उसकी गिरफ्तारी होती है, या तो कोर्ट से ये ऑर्डर करवा लें कि भाई रिपोर्ट दर्ज होगी तो किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। जी, कानून सबके लिए बराबर है। हमारी लड़ाई ये है कि रिपोर्ट दर्ज होगी तो उनको भी आम आदमी की तरह गिरफ्तार पुलिस करे, सरकार उनको बचाने का काम ना करे। निर्दोष होंगे तो बाइज्जत बरी होकर आ जाएंगे, नहीं होंगे तो जेल चले जाएंगे। चौधरी साहब, ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि भाई उनके खिलाफ एफआईआर हो गई, अब धरना खत्म करो। अब किस बात का धरना? हम ये कह रहे हैं कि वे कोर्ट से ऑर्डर करवा दें कि भाई किसी के भी खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी जी, तो आम जनता को भी राहत मिल जाएगी। ये कर लेना, आम जनता को भी तो राहत मिल जाएगी ना। फिर एक ऑर्डर करवा दे सबके लिए ही। भाई वो तो बड़े ओहदेदार लोग हैं, सरकार में उनकी पैठ है, तो एक कानून पास करवा दो, पार्लियामेंट में करवा दो कानून पास, ये रिपोर्ट दर्ज पे किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। आप ये सलाह दे रहे हैं कि तंज कस रहे हैं व्यवस्था पर? ये स्पष्ट करिए। कानून तो सबके लिए बराबर है ना। मूल सवाल चौधरी साहब, मेरा मूल सवाल फिर घूम गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि ब्रजभूषण शरण को शरण कौन दे रहा है भाई? आप लोग इतने, आपको एक किसान को अगर एक एफआईआर करानी पड़ती है अपने इंजन चोरी की, अपने ट्रैक्टर चोरी की, तो उसके नाकों में पसीने जाते हैं। चौधरी राकेश टिकैत को फोन करता है, उन्हें जाना पड़ता है। और साफ 7 लड़कियों का यौन शोषण, उत्पीड़न, इतने सारे ढेर सारे आरोप। भाई कुल मिलाकर जो निर्भया कानून बना था वो तो देखने पर मुकदमा हो जाना चाहिए था निर्भया कानून का। वो कहां है निर्भया कानून? तो कोई छेड़खानी करे तो उसे रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। सरकार यही तो कर रही कि हमारे लोग कुछ भी करें, उनके लिए कानून अलग है और दूसरों के लिए कानून अलग है। भाई यही तो कर रही है ये। कोई और कुछ कर दे तो उसके तो छींक दिया, अगर किसी के घर की तरफ को मुंह करके छींक दिया तो कह लेगा अच्छा ये इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करो, इसने इसकी तरफ कुछ छींका। पुलिस है, थाना तो वहीं पहुंचती है, ये धमकाने का किया जाता है, लेकिन इनके करेंगे तो उसके खिलाफ कुछ होता। तो इसका आम जनता सब जान गई है। चौधरी साहब, इसका हल क्या है कि भाई अपने फंसेंगे तो एफआईआर नहीं होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी और आम आदमी पीड़ित होगा जबरदस्ती। इसका हल क्या है? कैसे हल निकालेंगे? कोरिया का क्या हाल है? कोरिया में भी तो यही है। ये सेकंड कोरिया बनना है देश, ये आम जनता को समझ लेना चाहिए। ये देश के कानून को नहीं मानते, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, सब लोगों को डरा कर उसको रखने का काम करते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ऑर्डर करे कि इसकी गिरफ्तारी हो? क्या किसी एक आदमी की, आम आदमी की पहुंच सुप्रीम कोर्ट तक और कोर्ट तक हो सकती है? ये तो कुछ अभी एडवोकेट है, कुछ जज हैं कि जो अभी फैसले जनता के उसमें कर रहे हैं। क्या 24 के बाद में इन पे भी शिकंजा कसा जाने की प्रक्रिया है? जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को पूरा अपने कब्जे में ले लिया, ऐसे ही क्या दूसरी संस्थाओं पे पूरा कब्जा इनका हो जाएगा? नैतिक और अनैतिक काम में ये पूरे अपने लोगों की मदद करेंगे।
अच्छा भाई शर्म आनी चाहिए कि रिपोर्ट और रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में गिरफ्तारी नहीं है। चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर कराई, अब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये भी कहे गिरफ्तार करो, और 24 से क्या लेना देना पहलवानों के धरने या उनके न्याय से 24 का क्या लेना देना, जरा इसको स्पष्ट करिए। ऐसा है ना, ये क्या चाहते हैं कि इसको बदनाम कर दो। वे बच्चे हैं, वे कोई पॉलिटिक्स थोड़ा जानते हैं। उनको कभी जाति में फंसाते हैं, ये कभी कहते हैं कि जी इसको तो सत्ता वे विपक्ष वाले चलवा रहे हैं, कभी एलिगेशन अलग लगाते हैं, एक ही जाति के लोग हैं वो बताते हैं। हमने उनको कहा भाई सवाल जवाब करने के लिए हम लोग हैं, आप हमसे करो सवाल जवाब। हम तीसरे चौथे दिन पांचवें दिन वहां जाया करेंगे धरने पे और सब जवाब दे करेंगे। जब तक पार्लियामेंट में पक्ष और विपक्ष एक जगह बैठा हुआ है, ये लोग हमारे धरने पे भी इस पे आते जाते रहेंगे। वे तो जाएंगे ना समर्थन देने, जो जा रहा है उसका धन्यवाद है, कोई विपक्ष वाला नहीं है। और अगर वहां से कोई पर्चा भरता है तो उसका पर्चा कैंसिल कर दो भाई, या एक कोर्ट से ऑर्डर लेकर लगा दो वहां पे। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो प्रधानमंत्री का अपमान है, ये तो विपक्ष वर्सेस प्रधानमंत्री को करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं पहलवान विपक्ष की गोद में खेल रहे हैं, बजरंग पुनिया जैसे लोग विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं, वो विपक्ष का एजेंडा सेट कर रहे हैं। अभी ये भी आरोप लगने लगे। ऐसा नहीं है, वे 7 लड़कियां हैं, 7 लड़कियों ने एफआईआर करी। एक तो पहले ये करा कि उनके पास में उन 7 लड़कियों के एड्रेस कहाँ था है, तो इसका मतलब उनको कंफर्म है कि वही 7 लड़कियां हैं और वे और भी हो सकती हैं। अभी 7 लड़कियां खुल के आई हैं सामने, लेकिन उनका अता पता किसी को नहीं देना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। ये हमने वहां पे भी कहा भाई उनका पता किसी को मत दो, क्योंकि सार्वजनिक जीवन है उनका। जो बच्चे सामने आए हैं उनसे पुलिस अपना जांच करे, इनको जेल भेजो, या फिर ये कर दो कि जेल कोई नहीं जाएगा, आप ही ऑर्डर करवा दो एक। ठीक है साहब, मेरे 1-2 प्रश्न और बड़े महत्वपूर्ण हैं, फिर मैं आपको फ्री कर दूंगा क्योंकि आपकी व्यस्तताएं बहुत ज्यादा हैं। ये पहलवानों ने आपसे संपर्क किया था, आपसे मदद मांगी थी, या आप स्वयं वहां पर गए हैं? वे तो संपर्क में थे, पहले से संपर्क में थे, और हम बीच में कुछ दिन हम बाहर थे और हम 30 तारीख को ही वहां पर आए वापसी, और पहली को हम दिल्ली चले गए थे, 2 को आज उनके धरने पे गए। अब 3 तारीख में 4 में प्रकाश सिंह बादल और पंजाब में हम पहुंच गए। अभी रास्ते में ही है, चंडीगढ़ में हम पहुंचने वाले हैं, तो रास्ते में ही हमें। अच्छा, तो अब अगली रणनीति, ये जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, हमारी घर परिवारों के, किसान परिवार की बच्चियां हैं, बड़ा संघर्ष करके लोग बनते हैं पहलवान, और जीवन में सफलता पाने के लिए बड़ा कठिन संघर्ष होता है। आप किसान हैं खुद, और हम सब भी किसान परिवारों से निकलकर कहीं ना कहीं रोजी रोटी की दौड़ में देश भर में गए हैं। वास्तव में न्याय और इन बच्चियों के बीच क्या है वो चीज? मैं एक बार फिर आपसे वही सवाल करूंगा, ये कौन सी चीज है जो इनको न्याय नहीं मिलने दे रही है? सरकार अपने लोगों का पक्ष कर रही है, सरकार इंसाफ करे, राजा को इंसाफ करना चाहिए। हम भी उसी राज्य के रहने वाले हैं, हमारा भी राजा वही है, प्रधानमंत्री हमारा भी वही है, उन बच्चों का भी वही है, कोई दूसरा नहीं है कि कनाडा का प्रधानमंत्री है उनका भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। वो न्याय मांग रहे हैं, इंसाफ, राजा को इंसाफ करना चाहिए। उन बच्चों की प्रैक्टिस छूट रही है, वो देश की धरोहर है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। या तो उनकी गिरफ्तारी हो जाए, धरना खत्म हो जाएगा, गिरफ्तारी नहीं होती तो धरना चलेगा, तो उनके लिए मैट की व्यवस्था वहां हो जाए, वे अपनी प्रैक्टिस वहीं करें, क्योंकि वो देश की धरोहर है, उनकी प्रैक्टिस होती रहेगी तो गोल्ड मेडल वो फिर भी जीत कर जाएंगे। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन और राकेश टिकैत उनकी क्या मदद करने जा रहे हैं उनको न्याय दिलाने के लिए? उनकी कर रहे हैं, उनके साथ में है, और पूरा देश उनके साथ में, वैचारिक देश रूप से पूरा देश उनके साथ में है। हमने कहा कि रात में भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं वहां पे, और वहां पे दिन में लोग जाएं और रात को वापसी आ जाएं। जो वहां पे 40-50-100 लोग रहते हैं वही सिर्फ लोग वहां पर रहें, क्योंकि खर्चा बहुत आता है, कहां से वे खर्चा लेकर आएंगे। और उनकी कुछ मदद भी करनी चाहिए, वहां पे पानी चाहिए, वहां पे बिजली काट दी, हमने केजरीवाल को भी ट्वीट कराया, बिजली आपकी है, बिजली क्यों कट गई उनकी?
बिजली की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। केजरीवाल धरने पर गए थे और कह के भी आए थे, चौधरी साहब केजरीवाल धरने पर गए थे और ये कहकर भी आए थे वो कि हम इनकी मदद करेंगे। क्या मदद हुई? नहीं, मदद कुछ नहीं हुई, बिजली और कट रही उनकी। तो क्या केजरीवाल बिजली नहीं जुड़वा सकते? किसने बिजली काटी है भाई? बिजली तो उनको चाहिए ना, बिजली तो एक जन सुविधा में आती है। हाँ, बिजली और पानी तो एसेंशियल है, वो तो मिलनी चाहिए। और केजरीवाल धरने पर गए थे और उन्होंने कहा था कि हम पूरी मदद करेंगे। उस दिन भी वो कह रहे थे बिजली कट गई है, तो ऐसा लग रहा था कि वो बिजली क्या केंद्र सरकार के अधीन है क्या? ऐसा लग रहा था, ऐसा केजरीवाल जी भी कह रहे थे। ये लग रहा है कि जो लुटियन जोन है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। केंद्र सरकार के अधीन है तो वहां जनरेटर की व्यवस्था करो। अच्छा, एक अंतिम सवाल चौधरी साहब, एक मेरा अंतिम सवाल, इस देश की सरकार से इन पहलवानों के मुताल्लिक आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे? मेरा अंतिम सवाल है, फिर उसके बाद आप अपने गंतव्य को जाइए। ये देश के पहलवान हैं, इनकी प्रैक्टिस छूट रही है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। वो ये देश की धरोहर है, उनको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। उनकी प्रैक्टिस हो और जो उनके मुद्दे हैं उनको टेंशन ना हो, उनके मुद्दों का समाधान हो, उनकी गिरफ्तारी हो, जांच होती रहेगी आगे, जैसे आम लोगों के साथ में होता है। कानून सबके लिए बराबर है देश में। बहुत 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 शुक्रिया चौधरी साहब, हमसे जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस देश के सबसे बड़े किसान नेता राकेश टिकैत, चूंकि उनका नेटवर्क काफ़ी गड़बड़ा रहा था, वो दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर जा रहे हैं प्रकाश सिंह बादल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। उनके निधन के बाद वो नहीं पहुंच पाए थे, वैसा वो बता रहे हैं। लेकिन एक बात वो कह रहे हैं कि भाई ये देश के ही पहलवान हैं, सरकार की भी जिम्मेदारी, हमारी भी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी कि ठीक है, या तो उन्हें गिरफ्तार करो, धरना खत्म कराओ, या धरना चल रहा है तो वहां कम से कम बिजली, पानी, उन्हें प्रैक्टिस की व्यवस्था तो करो, और सबसे पहले, इससे पहले उन्हें न्याय दो। लेकिन मंथन में मेरा यही सवाल है, अभी भी कायम है, कि अगर आखिर ब्रजभूषण शरण को शरण कौन दे रहा है? एक ब्रेक ले रहा हूं। उत्तर प्रदेश के गोंडा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण को लेकर दिल्ली में दंगल चल रहा है। लेकिन दंगल के वास्तव में पृष्ठभूमि, या यूं कहें कि रेसलिंग की जो रिंग है, वो दरअसल उत्तर प्रदेश है। क्योंकि पिछले करीब 1 साल से ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार योगी सरकार की आलोचना कर रहे थे, चाहे वो डीएम के बहाने, चाहे व्यवस्थाओं के बहाने, वो कहीं ना कहीं योगी सरकार को और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं निशाने पर ले रहे थे। सवाल यही बड़ा कि आखिर उनके अंदर ये हौसला कहाँ से आ रहा है कि वो अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं, या बहुत लोकतांत्रिक हो गए हैं वो, ये भारतीय जनता पार्टी उन्हें इतना लोकतांत्रिक होने की छूट दे रही है? ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन मसला पहलवानों का है। 7 पहलवानों की, महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप में उन पर मुकदमा दिल्ली के सीपी में दर्ज किया गया, कनॉट प्लेस थाने में, और पॉक्सो एक्ट भी उन पर लगा है। लेकिन अब तक ब्रजभूषण शरण से पूछताछ नहीं हुई है। अब वो लगातार मीडिया की सुर्खियां बने हुए इंटरव्यू दे रहे हैं, जगह जगह इधर उधर अपनी बातें कह रहे हैं, तमाम ग्रुप बन गए हैं। कोई छत्री स्वाभिमान ग्रुप बन गया है, कोई कुछ बन गया है, कुछ कह रहे हैं भाई ब्रजभूषण शरण छत्रियों के स्वाभिमान है, अभिमान है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। यही दिक्कत है कि कोई बाहुबली छत्रियों का स्वाभिमान हो जाता है, कोई बाहुबली मुसलमानों का स्वाभिमान हो जाता है, कोई बाहुबली ब्राह्मणों का स्वाभिमान हो जाता है, कोई अगड़ों का स्वाभिमान, कोई पिछड़ों का स्वाभिमान। यही है दिक्कत। लेकिन मंथन में आज सवाल यही है कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह, आखिर शरण भारतीय जनता पार्टी उन्हें कौन दे रहा है, जो अब तक उनके खिलाफ ना तो संगठन और ना प्रशासनिक कोई कार्रवाई हो पाई है। यहाँ तक कि उनसे पूछताछ भी करने पुलिस नहीं गई है। ब्रजभूषण शरण अभी खुलेआम ये बात को कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने उनसे संपर्क तक नहीं किया है। दिल्ली पुलिस उल्टे पहलवानों को ही संदिग्ध मान रही है। अभी मंथन के पहले सेगमेंट में हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जुड़े हुए थे, आज वो
पहलवानों के धरने पर गए थे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो पहलवानों के साथ खड़े हैं, पूरे देश में प्रदर्शन होंगे। वो कह रहे हैं कि भाई उनके पास 13 महीने आंदोलन का सर्टिफिकेट है, वो चेतावनी दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। विनय कुमार बिन्नू समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बिन्नू जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आलोक जी। और हमारे पुराने मित्र धर्मेंद्र सिंह, राजनीतिक चिंतक, मैं कहूँगा विश्लेषक से ज़्यादा चिंतक कहूँगा धर्मेंद्र सिंह को, वो भी जुड़े हुए हैं, हालांकि अब स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहे हैं वो। बिन्नू जी आपसे ही शुरू करेंगे। मंथन का जो पहला प्रश्न है मेरा वो यही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को, आखिर वो भी आपकी पार्टी में रहे और अभी वो कुछ कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे पहलवान यादव बिरादरी से आते हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, वो कुछ ये भी कुछ घाल मिल कर रहे हैं, अखिलेश जी को धन्यवाद भी दे रहे हैं। अजीब अजीब बातें हो रही हैं इस पूरे प्रकरण में, लेकिन कार्रवाई की बात कोई नहीं कर रहा। विपक्ष के तमाम नेता वहां पर गए, लेकिन पहलवानों को अल्टीमेटली राहत नहीं मिली। मेरा ये सवाल है कि कहां से इनको शरण मिल रही ब्रजभूषण शरण को? बिन्नू जी, बिन्नू जी आपकी आवाज नहीं मिल रही है, दर्शकों को अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए विनय जी। आलोक त्रिपाठी के पास जाता हूं जब तक विनय कुमार बिन्नू का नेटवर्क ठीक किया जाए। आलोक जी, बड़ा सवाल यही, कई दिन हो गए, 5 दिन से फिर धरने पर बैठे हैं, अब अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है मोदी वर्सेज विपक्ष हो गया, मतलब कोई न्याय की बात नहीं कर रहा। और एक निर्भया कानून बना था, आपको याद होगा, यूपीए की गवर्नमेंट में जब निर्भया कांड हुआ था, उस कानून बना था। उस वक्त बहुत सारे लोग दिल्ली जाते थे, तो जो लोग स्टेशन पर छोड़ने जाते थे वो कह दिया करते थे, भैया नज़र उठा के कहीं देखना भी नहीं किसी को, गलत हो, अच्छी हो बुरी नीयत तो दूर की बात है, अगर नज़र उठा के देख भी लिया और महिला ने शिकायत कर दी तो मार पीट कर बंद कर दिए जाओगे थाने में, कोई सुनवाई नहीं होगी। जब ये नया कानून बना था, पॉक्सो एक्ट लग गया, मुकदमा लिख गया, यौन शोषण का आरोप है, उसी दिल्ली में, उसी कनॉट प्लेस थाने में मुकदमा लिखा हुआ है, और अभी तक ब्रजभूषण शरण को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है। जी दुर्गेश जी, ये तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। बल्कि ये और कहने लग गए हैं कि अब तो गिरफ्तारी हो गई है और अब तो धरना समाप्त कर दो। ये तो एक चिढ़ाने या व्यंग्य जैसा शब्द है, बोला जा रहा है। भाई ब्रजभूषण शरण से शुरू से ही देखिए विवादों के रहे हैं और दबंग नेता की उनकी छवि है। तो और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से विवाद बढ़ रहा है, विभिन्न दल उस धरने पे पहुंच रहे हैं, तो ये क्या है, क्या उसकी मंशा है, कौन उसको बचाना चाह रहा है? क्योंकि कोई राजनीतिक धरना नहीं है, ये देश के वो लोग धरने पे बैठे हैं जो देश के लिए मान सम्मान अर्जित करते हैं, गोल्ड मेडल लाते हैं, तो वो लोग धरने पे बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी अपना जो एक सम्मान है देश का, वो भी प्रभावित हो रहा है दूसरे देशों की नजरों में कि आखिर इतने बड़े बड़े खिलाड़ी इतने दिनों से धरने पे बैठे, सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है? तो जब मुकदमा दर्ज हो गया भी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर लगता है कि वो निर्दोष है तो छूट जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो करके वो जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और जो है उधर धरने पे बैठना, इसी तरह भी सब चीजें, तो ये एक लग रहा है कि खेल चल रहा है, मैच चल रहा है और सरकार जो है रेफरी की भूमिका अदा कर रही है। आलोक जी, ऐसा लग रहा है कि उनसे कोई कह रहा है कि जाओ घूम घूम कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, अपनी बात रखो, ऐसा कह रहा है। शुरुआत में जब ये मुकदमा लिखा तो वो सनाखे में आ गए थे, लेकिन एक राष्ट्रीय चैनल ने उनका ऐसा गुपचुप तरीके का, आपने भी देखा होगा, इतना मुंह दिख रहा था उनका उस इंटरव्यू में, और उसके बाद फिर ऐसा इंटरव्यू का दौर चला कि अभी तक वो दे रहे हैं। वो पहलवान नेपथ्य में चले गए और पहलवानों की बात अब मीडिया में उतनी नहीं दिख रही, ब्रजभूषण शरण सिंह चारों तरफ दिख रहे हैं। आलोक जी दुर्गेश जी, देखिए वो उनको शायद उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से इतनी जल्दी मुकदमा दर्ज हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से पहले भी उन्होंने विवाद के कई शब्द बोले हैं, चाहे वो राज ठाकरे को लेकर के, यूपी में आने को लेकर के हो, चाहे ये
विरोध में बोला हो, लेकिन कभी वो होगी। लेकिन कोर्ट के निर्णय के बाद जिस तरह से मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद भी वो बहुत निश्चिंत से नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि मुकदमा जरूर दर्ज हो गया है, लेकिन अभी कुछ होना नहीं है। तभी शायद उन्होंने ये बात कही कि अब तो धरना खत्म कर दो और जो है मेरे खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो गया है। लेकिन सरकार की भी इसमें किरकिरी हो रही है, क्योंकि आखिर खिलाड़ी पिछले कई दिनों से धरने पे बैठे हैं, उस पर क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? क्या खिलाड़ी वहां धरने के लिए आए थे? खिलाड़ियों का काम धरना देना नहीं है, राजनीतिक दल धरना दे रहे हैं। ठीक बात है, हो रहा है पूरे प्रदेश में। ठीक बात है, ठीक बात है आलोक जी। मैं विनय कुमार बिन्नू के पास जाऊंगा। बिन्नू जी का नेटवर्क ठीक हो गया है, ऐसा मुझे बताया गया है। बिन्नू जी, ब्रजभूषण शरण सिंह आपकी पार्टी में रहे, ठीक है, बहुत सारी पार्टियों में लोग रहते हैं, जाते हैं, आते हैं। ऐसी कौन सी महाशक्ति है जो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही? आपकी पार्टी के कई विधायक ऐसे हैं कि एक के बाद एप्लीकेशन देखिए वो जेल काट रहे हैं 6-6 महीने से। तमाम इस तरह के उदाहरण हैं। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह टाडा में बंद रह चुके, बहुत सारे मुकदमे हैं उनके ऊपर। उसके बाद भले ही वो सजा याफ्ता नहीं है, नहीं तब तक उनकी भी सदस्यता जा सकती थी। हो सकता कहीं कोई मुकदमा चल रहा हो और वो निर्णय के करीब पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी कौन सी ताकत है, वो सरकार के, योगी सरकार के भी उंगली उठाते हैं 2-4 महीने पहले, 5 महीने पहले, उसके बाद वो अचानक इतना बड़ा इस मसले पर भी कौन आखिर उनको शरण दिए हुए है जो अब तक वो बचे हुए हैं कानून की शिकंजे से? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर इस चीज को मानिए, कानून का राज है नहीं। प्रशासन सरकार के इशारे पर काम करी, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे सारी सरकारी एजेंसियां जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही। जब वो कहती है तब वो कार्रवाई करते हैं, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, और कहीं न कहीं न्यायालय को धत्ता बता करके भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के बनाए हुए जो संविधान है, जो अधिकार है, इन सब को नष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हो रहा है। और ये देखा भी जा रहा है। अभी तक उत्तर प्रदेश में भी जितने वाकया हुए हैं, कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि पुलिस और न्यायालय में न्यायालय का कोई मतलब नहीं रह गया है। अब पुलिस जो है सरकार के इशारे पर नहीं, न्यायालय का क्यों मतलब नहीं रह गया बिन्नू जी? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही ब्रजभूषण के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, न्यायालय का ही तो मतलब बचा है। गिरफ्तारी हो रही है। आप ये बताइए, सरकार कहीं न कहीं बाधक है ना। सरकार इस उत्तर प्रदेश, चाहे आप ले लीजिए, चाहे हिंदुस्तान के अंदर, ये सारी एजेंसियां कहीं न कहीं सरकार के इशारे पे काम कर रही है ना। न्यायालय को अपना काम करने, अभी अतीक के वाले ही कांड में देखिए कि इन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि न्यायालय जो है उनको दंड नहीं दे पा रहा था। इनके सारे नेता यही कहते, तो क्या हो रहा है? वो पॉलिटिकल बात है, लेकिन न्यायालय ने गंभीरता जताई है, लगातार उसमें सुनवाई चल रही है। अतीक वाले मसले पर भी ऐसा नहीं है कि न्यायालय की कस्टडी में अगर पुलिस को दे, किसी की हत्या हो जाए तो न्यायालय कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। न्यायालय तो न्यायालय है, उसका अपना सिस्टम है, उसी के अनुसार वो कहीं इस मामले में कहीं वो नहीं करते। मेरा अपना स्पष्ट मत है। धर्मेंद्र सिंह जी, ये पूरा प्रकरण ब्रजभूषण शरण का है, कहीं वोटों की राजनीति तो नहीं है? निकाय चुनाव है, फिर लोकसभा का चुनाव है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ऐसी कौन सी महाशक्ति है? मुझे तो लग रहा है कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो उनको बचा रही है। धर्मेंद्र जी अनम्यूट करिए, आप ही से सवाल है जी। मेरा प्रश्न आप तक पहुंचा क्या? जी बोलिए। दुखद है लेकिन स्वाभाविक है सर। बीजेपी की तो फिलॉसफी ही है कि न यहाँ पे कोई इस्तीफा देता है, न यहाँ पे कोई गिरफ्तारी होती है। उसी पैटर्न को चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। टेडी महाराज के केस में आप देख लीजिए क्या हुआ था। असम के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, पश्चिम बंगाल के बहुत सारे नेताओं को देख लीजिए, यूपी के बहुत सारे नेताओं को, कहीं के नेता को देख लीजिए जो भ्रष्ट है, लंपट है, आ जाइए आपके साथ, कहीं कुछ नहीं होगा। इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं कि सरकार तो कह चुकी है कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, हमारे यहाँ गिरफ्तारियां नहीं होती है। इसमें आश्चर्य किस बात का? हमें तो आश्चर्य बिल्कुल नहीं लगता। तो न्याय नहीं मिलेगा इन बच्चों को, इन पहलवानों को न्याय नहीं मिलेगा। केवल वो मेडल जीतेंगे तो उनके साथ फोटो केवल नेता ट्वीट करेंगे बस, और जब वो संकट में आएंगे तो न्याय नहीं मिलेगा उनको। क्या तो रहा हूं सर कि ब्रजभूषण शरण सिंह को इकलौते मामले थोड़ी ना है जिसपे कार्रवाई नहीं हो रही, कहीं नहीं होती है, इनमें भी नहीं हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है, इसलिए मैटर सब जुडिस है, उसमें हम कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन शोषण का आरोप तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पे भी लग चुका था, उसमें क्या हुआ? आपको याद होगा, नाम चाहेंगे तो मैं नाम भी ले लूंगा, उसमें क्या हुआ? इस देश में दो तरह के कानून है, कानून तो एक ही है, इंप्लीमेंट उसका दो तरह से होता है। एक आप रेबेलियन बातें कर रहे हैं, आप रेबेलियन बातें कर रहे हैं, आप आपकी पीड़ा झलक रही है। आप जी, बीजेपी नहीं है, ये अमृतकाल की बीजेपी है। यहाँ पे खुले मंचों से कहा जाता है कि हमारे यहाँ कोई इस्तीफा नहीं होता है, हमारे यहाँ कोई एफआईआर नहीं दर्ज होती है। हजारों एग्जाम्पल मैं आपको दिला दूं। तो नेता उनके ईमानदार हैं इसलिए कहते होंगे, उसमें क्या दिक्कत है? सॉरी, हमने कहा नेता उनके ईमानदार होंगे, उनको पूरा विश्वास होगा कि भाई हमारे नेता ईमानदार हैं, दोषी नहीं, इसलिए कहते हैं। हम और आप भले ही डिबेट करते रहें, मुद्दा उठाते रहें, लेकिन अगर उनको बीजेपी को विश्वास है कि उसके नेता ईमानदार हैं, भ्रष्ट नहीं है, चाहे वो चारित्रिक रूप से, चाहे जो भी आरोप लगे वो झूठे हैं, इसलिए वो नहीं कर रहे होंगे कार्रवाई। कह तो रहा हूँ कि ना देश के गृह मंत्री का दोष है, न प्रधानमंत्री का दोष है, न व्यवस्था। मैं कहाँ उनको दोषी कह रहा हूँ? आप मुझसे क्वेश्चन पूछे जब मैं कहता उनका दोष है, उनका दोष ही नहीं, उनका तो खुला खेल फरूखाबाजी है कि साहब हमारे यहाँ यही व्यवस्था है, आपको पसंद है तो साथ रहिए, नहीं पसंद हो तो जाइए। क्या न्याय नहीं मिलेगा धर्मेंद्र सिंह? इन पहलवानों को न्याय नहीं मिलेगा क्या? धरने से न्याय मिलता है। किसानों ने धरना तो किया था कि कितना लंबा टेनी वाले महाराज में, क्या हुआ? अरे किसानों ने कानून वापस कराया धर्मेंद्र सिंह जी, उसको भी तो याद करिए। अभी राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे मेरे पास 13 महीने का सर्टिफिकेट है। मैं कह रहा हूं कि मैं किसान का आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं टेनी महाराज की। क्या हुआ? टेनी महाराज में अगर उस तरह का आंदोलन बनता तो टेनी महाराज भी घुटनों के बल आ जाते। आंदोलन कहां बना? एक दो आदमी बेचारे लड़ रहे थे, पीड़ित साधारणहीन लोग लड़ रहे थे उनके खिलाफ, कहां जीत पाएंगे वो? इस तरह के मुद्दों में जन सहभागिता होनी चाहिए, ये दुखद है, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, हो सकता है कि उनका दोष ना हो सकता है कि जो जितने लोग वहां बैठे उनकी गलती हो, जांच हो जानी चाहिए। तो जांच ही तो कर रहे हैं एफआईआर करके। मैं सभी हैदर के पास आऊंगा, हमारे राजनीतिक संपादक सभी हैदर जुड़ गए हैं। सभी जी, क्या आपको लग रहा है ये कोई कहीं कोई बिल्कुल ब्रजभूषण सिंह पाक साहब हैं, ऐसा बिल्कुल सीना ठोक के घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई कोई जांच करा लो, कुछ भी करा लो? मसला क्या है? और सबसे बड़ी बात है कि इसका राजनीतिक कोई कहीं कोई कनेक्शन है क्या? क्या वोटों से, वोटों की राजनीति? क्योंकि नगर निगम का चुनाव भी है आज। पहले चरण का जो प्रचार है वो थम गया, तमाम उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव, और ये मुद्दा भी इस बीच गर्म रहा। तमाम जगह भाजपा के नेता, उनके स्टार प्रचारक ये कहते रहे कि भाई हमने कानून व्यवस्था ही, हर सभाओं में वो इस बात को उठाते रहे हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते रहे, माफिया दमन का मुद्दा उठाते रहे, वैक्सीन का मुद्दा उठाते रहे। पहला चरण पूरा इसी पे रहा। नाली, सड़क, खरंजा, नगर निगम के मुद्दे तो मुझे बहुत शायद ही किसी ने कहे हो, टॉप टू बॉटम किसी नेता ने ये मुद्दे नहीं कहे, सारे वही मुद्दे हैं कि दमन कर दूंगा, माफिया का दमन हो गया, अपराधियों का दमन हो गया, बलात्कार, महिला अपराध कम हो गए। इसी मुद्दे पर पूरा चुनाव ये लड़ा गया है, पहला चरण। सभी हैदर अनम्यूट करिए। सभी जी, आपको सुन नहीं पा रहे हैं दर्शक। माफ किएगा, लोकतंत्र में बहुत सारे जो हैं वो व्यवस्थाएं हैं। सांसद, मैं इससे पहले भी इस बात पर चर्चा कर चुका हूं कि सांसदी अलग होती है, विधायक की जिम्मेदारी अलग होती है, नगर पंचायत की जिम्मेदारी अलग होती है, सभासद की जिम्मेदारी अलग होती है। यकीनी तौर के ऊपर अगर इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा अगर अछूता रहा, या मैं तो विपक्ष को कहूंगा, सरकार तो चलिए ठीक है। सभी जी जरा नगर निकाय के चुनाव की तरफ जाने से पहले ये वाला सवाल जरा आप भी कल्ट मत मारिए, आप कल्टी मत मारिए। अब ब्रजभूषण वाले सवाल पे ये बताइए, कोई राजनीतिक मसला है क्या? आप भी किनारे से छू के निकले जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। दीदी, मैं ब्रजभूषण क्या इतने ज्यादा वोट है उनके पास कि भारतीय जनता पार्टी को नफा नुकसान, या कोई अंदर की कलह है पार्टी के अंदर की? नहीं सर, देखिए ऐसा है कि कोई ऐसा मसला नहीं है। धर्मेंद्र जी जो जिस तरीके की बातें कर रहे थे, मैं अचंभित था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि किस तरीके की बात कर रहे हैं। हम उस देश में रहते हैं, दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। अरे धरने से, पैदल यात्रा से, नमक आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से
पूरा देश आजाद हो गया जब जनरल डायर और जब इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें जो हैं वो इस धरना प्रदर्शन और इससे जो है वो झुकी हैं, तो फिर ये ब्रजभूषण जी का क्या मामला है। निश्चित तौर के ऊपर देखिए अभी तो शुरुआत हुई है और सारा कुछ टाइम मैनेजमेंट का खेल है। पहलवान भी जो है वो बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हाजिर हुए हैं, बड़ा मुद्दा है। और एकदम से कोई अगर आए और जंतर मंतर पर बैठे ना, इससे पहले कभी इस तरीके पे किसी की कार्रवाई हुई है ना, आगे भी इस तरीके की कोई कार्रवाई होगी। निश्चित तौर के ऊपर तोला और मोला जा रहा है, नफे और नुकसान की बात है और निकाय चुनाव के बाद हो सकता है ब्रजभूषण सिंह के ऊपर जो है वो कार्रवाई हो। कुल मिलाकर अभी जो जिस जांच की बात की जा रही है, ब्रजभूषण भी कोई मामूली शख्सियत नहीं है, ब्रजभूषण भी सांसद हैं और बहुत सारी चीजें हैं, कुछ पहलवान आए हैं, बातचीत चल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि देर सवेरी सही इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई होगी और ब्रजभूषण को जेल जाना पड़ेगा। निश्चित तौर के ऊपर ब्रजभूषण जी जेल जाएंगे और जो आरोप, गंभीर आरोप देश के पहलवानों ने, पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करने वालों ने लगाए हैं, उनमें अगर सच्चाई होगी तो उनको जो है वो सजा दी जाएगी। सभी एक और बहुत एक छोटा सा और सप्लीमेंट्री प्रश्न है मेरा। केजरीवाल गए, प्रियंका गांधी गए, बहुत सारे नेता गए, आज राकेश टिकैत गए। इन नेताओं के जाने से क्या विपक्ष वर्सेज भाजपा इनका आंदोलन बन गया है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे थे कि पहलवानों ने विपक्षी नेताओं को बुलाकर ये गलत किया, ये विपक्ष वर्सेज मोदी हो जाएगा, उनका आंदोलन खत्म हो गया। नहीं, आंदोलन निश्चित तौर के ऊपर देखिए, निश्चित तौर के ऊपर आंदोलन जो है वो कमजोर होगा और एक आंदोलन ना हो कि एक राजनीतिक मंच जो है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो राजनीतिक मंच बनता हुआ जा रहा है। तो विपक्षी नेताओं को अगर अपना सपोर्ट देना है, अपनी बात करनी है, तो वो वहां पर खाली जाके बैठ के भाषण करने से बेहतर है कि वो आंदोलन का हिस्सा बने। वहां पर बैठकर जो है वो जो भी उनका जो आंदोलन है, जिस भी तरीके का आंदोलन है, उस आंदोलन में देखते प्रियंका गांधी अगर गई थी तो क्या भाषण करने गई थी, भाषण करके क्यों नहीं वो बैठी, या उससे पहले और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं वहां पर वो नहीं। सभी जी किसान आंदोलन में बहुत सारे विपक्ष के नेता गए, इसी तरह जाते रहे, लेकिन तब भी ये कहा जाता रहा कि नहीं विपक्ष का एजेंडा है, अंततोगत्वा झुकना पड़ा सरकार को, कानून वापस लेने पड़े क्योंकि किसान अडिग थे। तो क्या गारंटी कि पहलवान अडिग नहीं रहेंगे? वो भी अडिग रहेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि भाई हम भी इस लड़ाई को देखेंगे, 13 महीने हम लड़ चुके हैं, तो पहलवानों की लड़ाई भी लड़ी जाएगी। बिल्कुल देखिए, किसान और पहलवान दो अगर देखें तो संख्या की अगर हम बात करें, अंक गणित की बात करें, तो वो दोनों में जो है वो फर्क है। पहलवान कितने परसेंट हैं और किसान कितने परसेंट हैं। तो वहां पर जब किसान पहुंचा था, अन्नदाता पहुंचा था, तो उसको भी जब 13 महीने जो है वो संघर्ष करना पड़ा और अपनी पूरी जो है वो शहादतें देना पड़ी और उसके बाद फिर जो है वो सरकार बैकफुट पर आई है और कृषि कानूनों को जो है वो वापस लिया गया है। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो रणबेरी है। आगे जो है वो देखना होगा कि पहलवान कितनी देर तक टिक पाते हैं, क्या संख्या होगी उनकी और किस तरीके की जो है वो शहादतें जो हैं वो देने के लिए क्या वो तैयार हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर जिन मुद्दों की आपने बात की, नाली खड़ंजे की बात है, और जो मैं तो कहूंगा कि विपक्ष को कौन चला रहा है, कौन उसके नीति निर्धारक हैं, इतना बड़ा मुद्दा है। विपक्ष कह रहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाने कर देंगे, हम ढमकाने कर देंगे। अरे जब तक निकायों की स्वायत्तता का जो सबसे बड़ा सवाल है, आखिर मुंबई में जो है निकाय को पूरी तरीके से स्वायत्तता है। दिल्ली का जो है अगर हम बात करें तो वहां पर है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेयर इनके हैं। अगर दो शहरों में और मेयर अगर बढ़े हैं और इस वक्त 16 उसकी संख्या हो गई है, तो ज्यादातर बहुतायता के ऊपर मेजॉरिटी में जो है भारतीय जनता पार्टी का जो कब्जा है, वो निकायों को स्वायत्तता क्यों नहीं मिल पा रही है। संयुक्ता भाटिया जो पूर्व मेयर हैं, उन्होंने लखनऊ के लिए क्या किया? अगर वो कुछ करना चाहती थी, कुछ प्रोजेक्ट थे उनके और वो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए अंततोगत्ता फाइल जो गई तो वो शासन में गई और शासन ने उस फाइल को दबाकर बैठ गए। तो सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ा सवाल, अगर हमें कूड़ा प्रबंधन की बात करनी है, अगर हमें नाली खड़ंजा साफ करने की बात करनी है, अगर हमें हमारे मैनेजमेंट की बात करनी है, हाउस टैक्स की बात करनी है, टूटी सड़कों की बात करनी है, तो निश्चित तौर के ऊपर जब तक निकाय स्वायत्तता नहीं होंगे, जब तक मेयर को पूरी तरीके से पावर लेने का अधिकार नहीं होगा, तब तक इस तरीके की बातें बेमानी है। बाकी चाहे जितने अच्छे जो बातें की जाए, चाहे जितनी नारे लगाए जाएं, वो सारे नारे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और अब शायद मुझे ऐसा लग रहा है। बात है, सभी आपने वोटों के मुद्दे को, ब्रजभूषण के मुद्दे को निकाय से ऐसा बढ़िया कनेक्ट कर दिया है। अब मुझे लगता है अगले जो हमारे पास बचा हुआ समय है 10-12 मिनट का, उस पर चूंकि आज निकाय चुनाव का पहला चरण का जो प्रचार था वो थम गया है और पहले चरण के प्रचार
में आज उन जिलों में प्रचार थमा है। तकरीबन 37 जिले हैं और 9 मंडल हैं, डिवीज़न हैं, उनमें प्रचार थम गया है। उसमें राजधानी लखनऊ भी है, वहाँ भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। लेकिन बात यही शबी हैदर जो कह रहे थे, मुद्दे चुनाव को जो पहले चरण का, निकाय चुनाव को उत्तर प्रदेश के पहले चरण का जो चुनाव प्रचार हुआ, उसमें कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने वही मुद्दे रखे जो उनके विधानसभा के मुद्दे थे। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, इनको लेकर माफिया राज, ये ज़्यादा मुद्दे उन्होंने रखे। विपक्ष पर हमला किया, भ्रष्टाचार, बहुत सारे, दंगा भी इस निकाय चुनाव का मुद्दा रहा है कि दंगे नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर बहुत सारी बातें हैं। कोरोना के वैक्सीन, जनधन खाते भी मैंने सुना कई नेताओं के मुंह से, वो भी इसकी बात अभी भी कर रहे हैं वो। हालांकि पता नहीं जनधन खाते तो अब मुझे लगता कहीं जिक्र ही नहीं आता, लेकिन नेता जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जो मूल मुद्दे हैं, 74वें संविधान संशोधन, 74वां जो नगर निकाय संशोधन है, उसको लेकर कोई बात नहीं कर रहा है वो, जबकि सबसे बड़ा मुद्दा है। और मुझे अच्छी तरह याद है, आज से वर्षों पहले जब हम लोग निकायों की रिपोर्टिंग किया करते थे, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के मेयर तब भी हुआ करते थे और वो कहा करते थे कि 74वां संशोधन लागू किया जाए। तब सरकारें दूसरे दलों की हुआ करती थी केंद्र में और प्रदेश में, और वो उनके जो मेयर कॉन्फ्रेंस होती थी वो लगातार उसमें हल्ला मचाया करते थे कि संशोधन कर दीजिए 74वां, 73वां, 74वां दोनों, जिससे कि कम से कम निकायों को अधिकार मिल जाएं, उनके पास फायर ब्रिगेड आ जाए, उनके पास बहुत सारे अधिकार उनको मिल जाएंगे। वो एक तरीके से विदेशों में मेयर चलाते हैं, लोकल सरकार, उस तरीके से हो जाए। लेकिन केंद्र में और प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, लगातार यहाँ सरकारें हैं, लेकिन अब शायद कोई भी मेयर, नेता इस मुद्दे को उठाता नहीं है। और मूल मुद्दा यही है जो शबी हैदर ने इस मंथन को लाकर खड़ा कर दिया। मैं आलोक त्रिपाठी के पास जाऊंगा। आलोक त्रिपाठी, वास्तव में जो निकाय चुनाव का मसला है वो एक तरीके से राष्ट्रीय मुद्दों पर या जो स्टेट लेवल के विधानसभा के मुद्दे थे उन पर पूरा तरीके से केंद्रित है, और विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से नाकाम रहा ये परसेप्शन बनाने में कि वास्तव में निकाय के मुद्दे क्या हैं। जी दुर्गेश जी, देखिए निकाय का जो चुनाव है ये स्थानीय लोकल बॉडी का चुनाव है, और इसमें गली मोहल्ले कॉलोनी के लोग जो चुनाव लड़ते हैं वहीं के लोग वोट डालते हैं। बहुत छोटा सा एक क्षेत्र होता है, और उसका जो मेन मुद्दा होती है वो कि सड़क बनी कि नहीं बनी, कूड़ा उठता है कि नहीं उठता है, पानी पीने का साफ मिलता है कि नहीं, ये मुद्दे होने चाहिए। लेकिन कहने की बात है कि राजनीतिक दल तो चालाक होते ही हैं, होशियार होते हैं कि उनको मालूम होता है कि कौन सा मुद्दा कब उठाना है, कब नहीं उठाना है। लेकिन जनता ने भी इस पे ध्यान नहीं दे रही है। आज पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव में जो मेन मुद्दे हैं उन मुद्दों को छोड़ करके अपराध, भ्रष्टाचार, जिससे जनता को प्रभावित किया जा सकता है, जनता परिवारवाद, वो भूल गए आप, परिवारवाद, तो उसको मुद्दे को चोट की गई और उन मुद्दों को ही हवा दी गई। और पूरे प्रदेश की जितनी भी रैलियां हुई हैं उन रैलियों में इन्हीं मुद्दों पे बात की गई। कहीं पे भी ये बात नहीं कही गई कि कूड़े का कलेक्शन कैसे होगा घर घर, कैसे उसके निस्तारण की व्यवस्था होगी, कैसे नाले की सफाई होगी, कैसे जल भराव दूर होगा। वो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों से मेरी बात हुई मंथन में भी और बाहर भी, वो कह रहे हैं भाई अब क्या बार बार बताएं, हम तो बेहतर कर ही रहे हैं, सबसे अच्छा प्रबंधन कर रहे हैं, सड़क शहरों को स्मार्ट बना दिया, स्मार्ट सिटी का बोर्ड नहीं देखते हो क्या? मैंने कहा हाँ भैया देखता हूँ बोर्ड। देखो बोर्ड चमक रहा है तो शहर भी चमक रहा होगा। आलोक त्रिपाठी दुर्गेश जी, अभी बरसात शुरू हो गई है और इसी बरसात में राजधानी लखनऊ का हाल दिखेगा, और आपके चैनल पे भी दिखेगा कि मंत्रियों के बंगलों में पानी भरेगा और पंप लगा करके बाहर निकाला जाएगा। तब उस समय अखिलेश और मायावती ने जो उनको दिया है उसी की वजह से होगा, और क्या है। अखिलेश यादव मायावती ने जो विरासत में दिया है उसी की वजह से होगा। भाजपा ने कोई ऐसा काम थोड़ी किया है। अगर स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि राजधानी लखनऊ में कैंट विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो भाजपा का गढ़ है, जहां पिछले कई वर्षों से भाजपा के, चाहे सतीश भाटिया रहे हों विधायक, चाहे सुरेश तिवारी विधायक रहे हों, चाहे आपके जो रीता बहुगुणा जोशी विधायक रही हों, बाद में मंत्री बन गई, उसके बाद वर्तमान में डिप्टी सीएम जो है पाठक जी, वो वहां के विधायक हैं। लेकिन आज भी उस कैंट क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था नहीं हुई। लाखों की संख्या में लोग के घर मकान पानी में डूबते हैं और लाखों की कीमत के सामान बर्बाद होते हैं। तो आज तक ये विकास की बात हो रही है। अगर विकास होता, आज भी लखनऊ में ऐसे मैंने देखे
कि जहां पे मैनहोल खुले रहते हैं। देखिए ब्रजेश पाठक ने एक काम बहुत बढ़िया किया, उस विधानसभा को विपक्ष मुक्त कर दिया। दिलप्रीत डीपी जो उनके खिलाफ कांग्रेस से चुनाव लड़े थे वो अंदर आ गए, भाजपा में अंदर शामिल करा लिया। डीपी कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, संगठन और प्रत्याशी दोनों अंदर हो गया। यही नहीं, राजू गांधी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और रीता बहुगुणा जोशी के लड़के को अखिलेश जी ने टिकट नहीं दिया था, वो भी राजू गांधी भी भाजपा में चले गए। तो अब विपक्ष मुक्त कर दिया, ब्रजेश पाठक ने कर दिया। अब बताओ कौन कहेगा मकान डूबे? आलोक त्रिपाठी और दुर्गेन्द्र चौहान और सभी हैदर और धर्मेंद्र सिंह की तो कोई सुनने नहीं जा रहा। अब इसीलिए तो बात हो रही है कि पानी और मकान की बात ही नहीं हो रही, बात तो भ्रष्टाचार की हो रही है। बात तो जो है भ्रष्टाचार कहाँ, वहां रामराज्य है, भ्रष्टाचार कहाँ है? वहां क्या बात कर रहे हैं त्रिपाठी जी आप? तो अब इस तरह की बातों को कहीं पे भी कहीं बल नहीं मिल रहा है, ना कोई कहने वाला है। सिर्फ वो बात की जा रही है जो हेडलाइन बनेगी, जिनसे जनता प्रभावित होगी, और जनता भी वही चीज सुनना चाह रही है। ये भी एक दुर्भाग्य की बात है, जनता भी अपने नेताओं से, अपने प्रतिनिधियों से जो वोट मांगने आ रहे हैं उनसे नहीं पूछ रही है कि इतने सालों में आपने क्या काम किया। ठीक बात है आलोक जी, मैं जरा धर्मेंद्र सिंह के पास जाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि जरा निकाय लेवल का जवाब देंगे धर्मेंद्र जी मुझे। धर्मेंद्र जी, आलोक जी कह रहे हैं कि जनता भी वही सुनना चाहती है, ये वही जो हो रहा है वही उसी के साथ हाँ में हाँ मिलाती है। क्या इस जगह आप विपक्ष को फेल नहीं देखते हैं कि विपक्ष जनता को ये बता नहीं पाया कि मकान डूब रहे हैं? 74वां संशोधन जिसको लेकर ये झंडा उठाते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके मेयर, मैंने बहुत सारे मेयर कॉन्फ्रेंसेस कवर की हैं, इनके सारे मेयर यही रोते थे कि देखो 74वां होता तो मैं इसको स्वर्ग बना देता, ये शहर अद्भुत हो जाते। लेकिन आज कोई बात नहीं कर रहा है। भाटिया की बात इन्होंने की, बड़ी शिद्दत के साथ लखनऊ को सुधारने का काम कर रही थी। पहले जीवन में जब सपा की सरकार थी तो आजम खां पे ठीकरा फोड़ते रहे कि आजम खां नगर विकास मंत्री हैं, कोई काम नहीं करने देते, नकेल डाले हुए हैं। तो वास्तव में क्या विपक्ष फेल हुआ है नगर निकाय के चुनाव में? वो कहीं परसेप्शन नहीं बना पाया, इसलिए मुझे नहीं बहुत ज्यादा कहीं उम्मीद दिख रही विपक्ष में। न इस चुनाव में क्या, किसी भी चुनाव में न सरकार फेल होती है न विपक्ष फेल होता है। इसमें तो कम से कम हम राजनीतिक दलों को बढ़त दे देते हैं कि दोनों सही है अपनी अपनी जगह पे। एक गांव में कहावत है कि जैसा रोगिया भावे वैसा वैद्यवा बतावे। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जैसा रोगी को अच्छा लगता है वैद्य वैसे ही दवा दे देता है। ठीक बात है। तो जनता अब कह रही है कि नहीं साहब, हम जाति पे खुश है, हम राष्ट्रवाद पे खुश है, हमें मंदिर पे खुश है, हम मस्जिद पे खुश है, तो काहे का स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा की बात करना? इसमें नेताओं की गलती नहीं, चाहे वो पक्ष के हो विपक्ष को। मेरी तरफ से 100% उनको क्लीन चीट है। आप जो बातें कर रहे हो सब सैद्धांतिक बातें हैं, व्यवहारिक तथ्य यही है कि हमें जाति चाहिए, हमें धर्म चाहिए, हमें मंदिर चाहिए, हमें मस्जिद चाहिए। कौन से सरकार चेंज हुई है जो विकास के मुद्दे पे चेंज हुई है? सबसे बढ़िया विकास किया था चंद्रबाबू नायडू ने। मतलब भारत में हाईटेक सिटी का अगर नहीं, मूल मुद्दों पे हिमाचल में कांग्रेस आई है, मूल मुद्दों पे हिमाचल में कांग्रेस आई है। ओपीएस, पेंशन, महंगाई, इन मुद्दों पर हिमाचल की जनता ने मैंडेट दिया है कांग्रेस को, सरकार पलटी बीजेपी की वहां। देखिए वहां कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे अब यही वही मुद्दों पे आई है। और कर्नाटक में भी मूल मुद्दे बहुत हावी हैं। हालांकि आज वो बजरंगबली जी वहां आ गए हैं, लेकिन कर्नाटक में मूल मुद्दे बहुत हावी हैं। पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मेरी जो अपनी समझ है उनको 100% क्लीन चीट है। जैसा जनता चाहती है वैसा ही हमारे नेता व्यवहार करते हैं, वैसे ही वो बोलते हैं, और उनको चाहिए भी। वो राजनीति करने आए हैं। धर्मेंद्र जी, हम लोग क्या होपलेस हो जाएं? छोड़ दें बात करना क्या आपके मुताबिक? मैंने खुलेआम गोली मार दी, देखो मैंने उसका अपहरण करा दिया, देखो वो ठीक हो गया। जब वोट उस पर मिल रहा है तो काहे का 73-74 संविधान की धाराएं का यूज करना है? अरे तो गैर कानूनी बातें कोई नहीं करता धर्मेंद्र जी, गैर कानूनी बातें कहाँ क्यों कर रहे हैं आप? कोई नहीं करता है बातें, इसको मरवा दिया, किसको करवा दिया। वो तो जो अपराधी है वो मारा गया, जो अपराधी है वो मारे जाएंगे। दमन हो रहा, सरकार दमन कर रही है अपराधियों का। वो अपराधी नहीं, जो हमारे साथ वो अपराधी है, ये अपराध की परिभाषा। ये अलग विषय है, चर्चा करेंगे, वक्त बहुत कम बचा है। फाइनल कमेंट के लिए सभी हैदर के पास जा रहे हैं। सभी हैदर, ये बहुत सारे शहरों में चमचमाते हुए स्मार्ट सिटी के बोर्ड दिख रहे हैं। मैं जब कभी निकलता हूं परिवार के साथ तो परिवार के लोग कहते हैं कि भाई वही सड़क फिर बन गई जो बहुत अच्छी बनी हुई थी, वही लाइट फिर लग गई जहां बहुत पहले से चमचमा रही थी। ये माजरा क्या है और क्या ये अनवरत चलता रहेगा? निकाय
चुनाव का ये जो हमारा सेगमेंट है, इसमें आपको ये फाइनल कमेंट है, इसके बाद हम कार्यक्रम को खत्म करेंगे। शबी हैदर, अनम्यूट करिए। तौर पर सर, जो आपने बात कही है वो बात बिल्कुल 16 आने दुरुस्त है, और बनी हुई सड़कें दोबारा से बन रही हैं, बनती हैं, बनी हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और जहां लाइटें हैं वहां पर लाइटें दोबारा से लगा दी गई, जहां सड़कें थी जो बनी हुई थी उनको दोबारा से बना दिया गया, और जो गली मोहल्ले हैं, जो जिस तरीके की जिन व्यवस्थाओं से जो है वो निश्चित तौर के ऊपर वहां के लोग रह रहे हैं, वो उनके सब्र की और उनकी उस चीज की जो है वो दाद देना पड़ेगी। हर बार जो मैं फिर वही कह रहा हूं कि देखिए, लोकतंत्र में अगर सांसद की एक जो जिम्मेदारियां हैं वो अलग हैं, विधायक की जिम्मेदारियां अलग हैं, और जो सभासद हम या अपना जो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं उनकी जिम्मेदारियां जो हैं वो अलग हैं। नाली, खड़ंजा, लाइट, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और जो दूसरी सारी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनसे हमको रोजाना 2-4 होना पड़ता है। जानवर मर गया और बदबू से पूरा मोहल्ला परेशान है, कैसे उठे वो जानवर? आप टोल फ्री नंबर पर फोन करते रहिए, कोई व्यवस्था नहीं। कूड़ा प्रबंधन एक सबसे बड़ी समस्या है। जिस समय कूड़ा प्रबंधन की शुरुआत हुई थी 40 रुपए महीना लिया जाता था, और आज 100 रुपए महीना से ज्यादा जो है वो कूड़ा उठाने का भाव है। और अगर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन कूड़ा उठाने वाला नहीं आया है तो वो कूड़ा घर में भिजाता रहेगा। कोई ऐसी चीज, ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप जाके कूड़ा फेंक दें या कोई कूड़ा प्रबंधन के वो नहीं है। आम शहरवासी जो कॉलोनी वासी हैं वो उनके सामने जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। कूड़े को जो है वो ले जाना, कूड़े को फेंकना, कूड़े का निस्तारण एक बड़ी समस्या है। कूड़े से बिजली बनाने की बात होती थी, कूड़े से बिजली कहाँ बनी? क्या किसी ने जो है वो पूछा? इस सवाल को किसी ने निकाय चुनाव में उठाया? जिस स्वच्छता की बात कर रहे हैं निश्चित तौर के ऊपर, क्या विपक्षी किसी पार्टी ने, किसी बड़े नेता ने, अखिलेश यादव ने किसी मंच से इस बात को कहा कि साहब जो है वो आप 74वां संशोधन क्यों नहीं किया जा रहा है? 74वां संशोधन होगा तो एक पैरेलल, एक आम आदमी की सरकार बनेगी, और अगर उसकी सुनवाई जो है नगर आयोग तक नहीं है, कम से कम वो अपने सभासद का गरेबान पकड़ के काम तो करा सकेगा। तो निश्चित तौर पर समस्याएं ज्यादा हैं, मुद्दे ज्यादा हैं, लेकिन उसका सलूशन जो है वो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। धर्मेंद्र जी ने भी कटाक्ष के तौर के ऊपर या व्यंग्यात्मक शैली में जो है वो बड़े गंभीर बातों को, बड़ी उस तरीके की बातों को जो है रखने की कोशिश की। मुद्दा यही है कि जो जनता क्या चाहती है, जनता नाली, खड़ंजा, लाइट, बिजली, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स चाहती है। जनता जो है, जो जनता चाहेगी सरकार प्रशासन उसी को परोसेगा, और शायद ऐसा ही होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जो मूल मुद्दे हैं वो गौड़ हैं, उनकी कहीं कोई बात नहीं कर रही है, और कम से कम जिन निकाय चुनाव में जिन मुद्दों का कोई जो है वो सरोकार नहीं है, वो मुद्दे इस वक्त जो है तूती बोल रही है, और वो मुद्दे जो हैं वो मंच से भी उछालने की कोशिश की जा रही है, और गली मोहल्ले में। मैं निश्चित सर, मैं देख रहा हूं कि इस बार जो है वो कांग्रेस की कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन कम से कम मैंने देखा, आज मैं थोड़ा सा निकला था शहर में, गली मोहल्ले में, तो मैंने कांग्रेस के जो टीम है, जो कांग्रेस का जो चुनाव लड़ रहे हैं पंजे पे, कम से कम 50-50, 60-60 लोग जिंदाबाद और मुर्दाबाद करते हुए एक उसमें जो है वो मिले हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बदलती हुई हो रही हैं जमीनी स्तर पर। बीएसपी को तो लोग मान ही नहीं रहे, कहीं वो हैं भी। कांग्रेस और बीएसपी को लोग मान ही नहीं रहे, कहीं है। समाजवादी पार्टी को मान रहे हैं कि हाँ कहीं है। अब वक्त इजाजत नहीं देता। सभी इधर बहुत शुक्रिया आपका। राकेश टिकैत आपका भी शुक्रिया। विनय कुमार बिन्नू जी आपका भी शुक्रिया। आलोक त्रिपाठी और धर्मेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। लब्बो लबाब यही आज 2 सेगमेंट में हमने मंथन को किया। ब्रजभूषण शरण का मसला अभी भी वहीं का वहीं है, और उन्हें बहुत ताकतवर व्यक्ति, व्यवस्था, सिस्टम से शरण मिल रही है। और निकाय चुनाव में निकायों को छोड़कर, वहाँ जो मूल समस्याएं हैं उनको छोड़कर सारी बातें हो रही हैं, लेकिन विपक्ष भी कामयाब नहीं हुआ कि वो मूल मुद्दों को चुनाव का मुद्दा बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।